हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो कि जेई में जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे चैप्टर वाइज या ईयर वाइज आपको पीवाईक्यूज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे सब कुछ। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हालांकि गाइज ये जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस्ड है, आपको एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करते हुए बताऊंगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ और अगर पूछा जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो स्टार्च है आपका, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज। ओके, एंड इस पे अब इसमें क्या होता है कि जो पॉलीमर ये आपका स्टार्च है, इट हैज टू पार्ट्स बेसिकली, या टू कंपोनेंट्स बोलते हैं। सबसे पहला होता है उसमें अमाइलोज, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो बोलते हैं इसको अमाइलोपेक्टिन। ओके, अब इसमें कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपका अमाइलोज है वो किसकी चेन में होता है, तो बेसिकली वो भी अल्फा ग्लूकोज या मोर स्पेसिफिकली अल्फा डी ग्लूकोज, एंड सिमिलरली जो अमाइलोज है वो भी अल्फा डी ग्लूकोज की चेन्स होती हैं। इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो होता है अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एंड दिस इज ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, तो फिलहाल इसमें क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। सो ए का आपका हो गया इसमें 2, तो ए का 2 है, तो ये सब दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब सेल्यूलोज। देखिए सिलुलोज क्या है, सेल्यूलोज भी आपका एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड, और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज ओके यूनिट्स होती हैं। तो क्या है, सेलुलोज सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। देखा आपने, स्टार्च में है अल्फा डी ग्लूकोज और सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च भी एक पॉलीसेक्राइड ही है। ओके, सो ये हो गया, बी का आपका हो गया 3, बी का 3 हो गया, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें फिलहाल आपका आंसर 4 है। आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? देखिए, न्यूक्लिक एसिड अगर आपको ध्यान हो तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दो टाइप के पढ़ते हो। एक तो हो गया आरएनए एंड डीएनए, करेक्ट। और न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है कि ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड एसिड। ओके, सो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट इज वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये इसका दूसरा वर्ड्स भी हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका सी, सी का हो गया आपका 1। ओके, अब है आपका प्रोटीन। प्रोटीन तो सबसे बेसिक आपको पता ही होता है कि प्रोटीन क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा अल्फा वर्ड, प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें ये वाला NH2COOH और इसके जो कार्बन के दो बराबर वाले पोजीशन है इसमें कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा रहता है। ये तो H रहेगा, ये कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बेस्ड ऑन दिस अमीनो एसिड चेंज होता है, और ये अल्फा अमीनो एसिड्स के ही आपके पॉलीमर्स होते हैं, बीटा वगैरह के नहीं होते, ध्यान रखना आप। तो डी का हो गया 4। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sugar which does not give reddish brown precipitate with failing reagent is। So basically guys, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी जो शुगर है जो कि पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट नहीं देती। ओके, ऑब्वियसली वी नो की जो रेडिश ब्राउन या ब्लड रेड कलर आ जाता है फेलिंग टेस्ट के देने के बाद में। ठीक है, सो अब एक चीज इसमें आप नोट करिए, बहुत जगह आपको, हालांकि मैंने इस पे फेलिंग सॉल्यूशन पे वीडियो बनाई हुई है आविष केमिस्ट्री चैनल, उस पर आप देख सकते हैं एक बार। देखिए, जब भी आपको पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन अगर टेस्ट देख रहे हैं, आपको दो चीज देंगे कि या तो आपके ग्रुप में आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है COOH, और या फिर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। हेमी एसिटल कौन सा हो गया? देखिए RCOHOR एंड H। ओके, सो देखिए ये सिंपल क्या है, RCHO था, इसमें ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, इसको क्या बोलते हो आप? हेमी एसिटल ग्रुप। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, ओके, ये दो बॉन्ड आगे, एक पे OH जोड़ दो और एक पे OR। ओके, तो आपका हेमी एसिटल ग्रुप जुड़ जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ध्यान देखना गाइस आप, तो आपका पॉजिटिव फ्रेंच सॉल्यूशन दे देगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए 1 बाय 1, ये आपका सुक्रोज का। ठीक है, अब सुक्रोज में, अब सुक्रोज से समझने से पहले आप दूसरे ग्रुप समझिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए सबसे पहले इसको देखिए, मैंने कहा आपको कि एल्डिहाइड ग्रुप तो इसमें ऑब्वियसली अभी एक्चुअल में विजिबल नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक स्टेट में। ग्लूकोज अगर साइक्लिक में नहीं होता तब आप सिंपल ऊपर देख लेते हो कि CHO ग्रुप। अब इसमें कैसे देखोगे, देखिए ये मैंने कहा कि C से एक OH, एक OR, एक R एंड H जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए ये मैं यहां ही ड्रॉ कर लेता हूं, CHOH एंड OR, ओके। और R और ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इसमें अगर मैं इस C को देखूं, ठीक है, इस C से OR जुड़ा हुआ है, देखिए R इज नथिंग बट OCH3 समथिंग। इस C से OR जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है। इस C से एक H जुड़ा हुआ है, इस C से एक OH जुड़ा हुआ है, एंड इस C से एक ये R जुड़ा हुआ है। समझ में आया कैसे कह रहा हूं मैं? हाँ, तो ये ग्लूकोज इस वजह से आपका दे देते हैं। सिमिलरली लैक्टोज को देखो, अगर लैक्टोज में सिर्फ ये वाला कार्बन देखो, हम आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इस वाले कार्बन को देखो, एक कार्बन OH से, एक H से, OH और H सेटिस्फाई, एक OR हो गया, एंड दिस इज कनेक्टेड विद R या C कार्बन बेसिकली। C से कुछ भी जुड़ा हो उससे क्या मतलब है मुझे, समझ में आया? तो ये लैक्टोज दे रहा है, इधर नहीं दे रहा। आप देखो इधर ये वाला पार्ट नहीं है, समझ में आपको? ठीक है, यहां भी देख लो, यहां भी नहीं, O वाला नहीं है। सिमिलरली जब आप माल्टोज देखते हो, माल्टोज में भी सेम वही कंडीशन है, C से H एंड OH, एंड एक OR, एंड एक इससे R जुड़ गया, C कार्बन बेसिकली। तो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज दे रहा है। अब अनलाइक हियर, अब इसमें सुक्रोज में इसके वजह से आप देखोगे जैसे ये O वाला पोजीशन है, COROH नहीं है इसमें, ठीक है। सिमिलरली इस वाले C को देखोगे, H से जुड़ा हुआ है, OR से जुड़ा हुआ है, H से जुड़ा है, OR से जुड़ा है, लेकिन इधर है ना डायरेक्ट इससे C से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इधर आपका डायरेक्ट OH से नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें CH2OH है, डायरेक्ट OH नहीं है, एंड दैट इज वाई सुक्रोज डजंट गिव आपका जो ये पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। ग्लूकोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज आपका दे रहे हैं। आई होप आपको ये जो बेसिक चीजें समझ में आई होंगी किस तरह से देखा करते हैं। तो विच डज नॉट गिव, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड्स इज। मैंने बताया था आपको गाइस, न्यूक्लिक एसिड्स आपके क्या है, दो तरह के होते हैं, RNA एंड DNA। अब इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना बेसिकली गाइस, ये जो लाइंस स्टेटमेंट्स उठाई हुई हैं डायरेक्ट NCERT से उठाई हुई है, ओके, और एक पैराग्राफ से उठाई हुई है बेसिकली। तो फैक्ट बेस्ड है लेकिन फिर भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं उसको। देखिए RNA इज रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नाउ ये इनकरेक्ट है बेसिकली, RNA इज नॉट रिगार्डेड एज रिजर्व, बल्कि जो DNA होता है ना, अगर यहाँ DNA होता वो तब करेक्ट होता, इस ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए क्या है, जो DNA है मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि पूरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, आइडेंटिकल जो DNA स्ट्रैंड्स होते हैं आर ट्रांसफर टू टोटल सेल्स। ये बेसिकली गाइज स्टेटमेंट डायरेक्ट ड्राइव है NCERT से, ये वाला, ठीक है, ये भी करेक्ट है। DNA सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स इन द सेल्स, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जो C और D स्टेटमेंट है, ये आप एक साथ समझने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं और वो सिंथेसाइज बाय वेरियस RNA मॉलिक्यूल्स। जो इसमें लिखा है ना DNA सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन द सेल, DNA नहीं करता बल्कि RNA सिंथेसाइज करता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। बट जो एक्चुअल में मैसेज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोजेक्ट इज DNA, ये करेक्ट है। समझ में, तो ये इनकरेक्ट। अब गाइज इसमें स्टेटमेंट वाइज है थोड़ा सा, इसमें तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता था, ठीक है, इसमें क्या ही डिस्कशन करें और, ठीक है। तो फिलहाल इसमें 1, 2 एंड 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ग्लूकोज, अभी यहाँ से देखिए क्या है, ग्लूकोज, NaCO3 और हीट की बात करी हुई है। देखिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज है इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट, नो रिएक्शन। इनफैक्ट अगर आप एल्डिहाइड्स की भी बात करते हो, ठीक है, वे भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते। एंड रीजन बीइंग कि जो एल्डिहाइड्स या कीटो ग्रुप्स हैं वे आर नॉट एसिडिक एनफ टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या H2CO3 फॉर दैट मैटर फ्रॉम दिस रिएक्शन।
ओके, सो इसलिए ये बेसिकली रिएक्शन देते नहीं अगर कभी कोई आपका ऑप्शन आए तो ए जो बेसिकली है नो रिएक्शन हो जाएगा, यानी ए का हो गया 2। तो अगर ए का 2 है तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है। लेकिन अब और भी देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका ये है HNO3 और ब्रोमीन वाटर, ठीक है। जो HNO3 और ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन है ग्लूकोज के साथ, मैं भी दिखाता हूं, HNO3 हो या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ हो जाए, दोनों ही दोनों ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपका ये ग्लूकोज हो गया है ना। अब इसको देखिए, जब मैं इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो जो ये CHO है विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बेसिकली वी नो कि अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन में, एंड देन इट गेट कन्वर्ट इनटू एसिड। तो यह एल्डिहाइड है बेसिकली आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना आपको, इस वाले ग्रुप, इस वाले कंपाउंड को आप बोलते हो ग्लूकोनिक एसिड। इसमें COH ही हुआ है ब्रोमीन वाटर। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन में करता रहूं कीप ऑन डूइंग इट, तब क्या होता है, ये CH2OH जो एल्कोहल है ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता है और जिसको आप सैक्रिक एसिड बोल देते हो। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दी हुई है, तो ब्रोमीन वाटर कह दिया कि ये CHO COH में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी आप ये कह सकते हो D का हो गया आपका 1, ठीक है। अब जो HNO3 है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। वो क्या करता है, CHO के साथ साथ अगर मैं यहाँ देखिए इसमें अगर मैं HNO3 यूज करूं तो वो क्या करेगा कि ये तो कर ही देगा, लेकिन इस CH2 को भी यहाँ पे COOH में कन्वर्ट कर देगा। अब जब दोनों आपके ग्रुप प्रेजेंट ऐसे हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हो आप, सैकरिक एसिड। डिफरेंस समझ में आया। तो इसका मतलब जब ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 4 हो गया, करेक्ट। अब जब है सी और जो ग्लूकोज का आप ये करते हो HI के साथ रिएक्शन करते हो, देखिए इसमें स्ट्रेट एकदम एग्जाम्पल है इसका कि अगर आपका HI या हीट हो रहा है, या कभी कभी आपको रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी दे सकते हैं इसके बजाय, तो ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्सेन बना देगा, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3, ये क्या हो गया आपका हेक्सेन। सो ग्लूकोज को आप हेक्सेन में कन्वर्ट कर देते हो, जब HI या रेड फॉस्फोरस वो HI में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन हेक्सेन टू बी मोर प्रिसाइज। ओके, सो ये हो गया आपका C का 3, ये डायरेक्ट थी, बाकी की तो आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द विटामिन A B1 B6 की एग्जाम्पल दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज। देखिए इसको समझने से पहले आप एक चीज बेसिक देखिए, विटामिन हैं जो बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है आपका वाटर सोल्यूबल। ओके, सो बेसिकली फैट सोल्यूबल हो जाएगा तो वाटर इनसोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल होगा तो फैट इनसोल्यूबल हो जाता है, समझ में। अब ये क्या होता है, वे विटामिन होते हैं, ये विटामिन जो कि बेसिकली फैट या ऑयल सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर में, जो आपको बताया है ना। और बेसिकली दे आर स्टोर्ड इन बॉडी, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज बोलते हैं उसको, है ना, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ओके, एडिपोज क्या है, एक फैट स्टोरिंग टिश्यू। सो कुल मिला के दे कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी। सो फैट सोल्यूबल जो आपके विटामिन हैं वे बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, जो लेकिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। रीजन बीइंग कि जो ये वाले विटामिन होते हैं वे यूरिन या एक्सक्रीटा, जो अभी आपका यूरिन होता है वगैरह वगैरह जाते हो उसमें निकल जाता है और ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है, समझ में। अब एक चीज देखिए, जब आप विटामिन की बात करते हो तो ये फैट सोल्यूबल, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपके क्या होंगे, ADEK, ADEK। देखिए मैं फैट सोल्यूबल की बात कर रहा हूं। अब जब वाटर सोल्यूबल में एग्जाम्पल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी B ग्रुप के आगे हो ना और C, ये हो गए वाटर सोल्यूबल। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं कि विच कैन बी स्टोर्ड, बट इसमें क्या है, फैट सोल्यूबल तो हमेशा क्या होंगे, बॉडी में स्टोर होंगे, वाटर सोल्यूबल हमेशा उसमें क्या होंगे, स्टोर नहीं हो सकते। लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन हो जाता है, विटामिन B12 का,
ओके, जो कि बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग। तो अब इसमें देखो, विच कैन बी स्टोर्ड मतलब ए करेक्ट, B1 नो, B6 नो, B12 यस, सी नो, डी यस, ई यस, के। तो 1 2 3 4 एंड 5 आपके टोटल विटामिन हो गए इनमें, जो कि आपके बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। अंतर समझ में आया? अगर फैट सोल्यूबल पूछोगे तो उसमें B12 नहीं आएगा, लेकिन अगर बॉडी में स्टोर करने वाले उसमें B12 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड X विच विद मोलर मास 108 ग्राम पर मोल undergoes acetylation to give product with molar mass of 192 ग्राम पर मोल। ठीक है, द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ग्रुप इज X इज, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो मेरा X कंपाउंड है उसमें अमीन्स प्रेजेंट है, RNS2 मान लेता हूं। अच्छा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो, अभी इस रिएक्शन को समझो आप। एसिटाइलेशन में क्या होता है, CH3COO रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, SCH3COO, ये जुड़ना ही एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाती है बेसिकली। तो जब आप इसकी रिएक्शन करते हो, देखिए अब एक चीज देखिए, गोड से जब ये रिएक्शन करता है, ये ग्रुप निकल जाएगा, तो RNH2 पॉजिटिव ले लेता हूं, चलो अभी समझाने के लिए, COO इस टाइप से कुछ CH3 ग्रुप बन जाएगा, और जो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा यहां से, ठीक है, सिस्टम में चला जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये बना। अभी मैं जब एक अमीनो ग्रुप लेके चल रहा हूं, अभी समझो आप, तो ये मेरा फाइनल बना, यानी RNH2 से मेरा RNH हो गया। अब अगर गौर से आप देखो, RNH2 में इसमें क्या क्या ऐड हो गया, तो अगर NH2 था यहां, इधर मेरा क्या हो गया, NHCOOCH3। मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं, इस CH3 को CH2 लिख लो और एक H इधर जोड़ दो, तो मैं ये कह सकता हूं COOCH2 आ गया, ये इंक्रीज हो गया। इसका वेट कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 मोलिक्यूल, कार्बन का 12, इस कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन 1 यानी 2 हो गए। तो 6 6 12 1 2 3 42। समझ में? एक बात ध्यान है, तो जब मैं एक अमीनो ग्रुप को रिएक्शन करता हूं तो 42 मोलिकुलर मास बेसिकली यूनिट का ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल इंक्रीज हुआ मेरा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जब इस प्रोडक्ट ने, ये तो था मेरा 1, लेकिन ये एक्चुअल में कह रहे हैं कि जब इसने करा तो यहां से यहां इंक्रीज हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा यहां सपोज ये X था, तो यहां मेरा X + 42 हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया मेरा तो 108 था, ठीक है, और अब 192 हो गया। ठीक है, तो अब देखो कितना है, 192 - 108 अगर डिफरेंस करते हो तो ये आता है 84, यानी मेरा इसमें कोई एक NH2 वगैरह या दो NH2 कुछ और होंगे, जो कि जिसमें ये और ऐड हो गए होंगे। अगर आप देखोगे 84 डिवाइड बाय अगर मैं 42 करता हूं, देखिए जब मेरा एक अमीनो था, 42 मेरा इंक्रीज किस में हुआ वेट, जब एक अमीनो था। ठीक है, तो 84 इंक्रीज कब होगा, जब 1 डिवाइड बाय 42 इंटू 84 होगा, अमीनो ग्रुप यानी 2। सो 2 अमीनो ग्रुप्स होंगे इसमें। समझ में आ गया गाइस? बस बेसिक मैथ्स थी इसके बाद। तो 2 हो गया आपका जो नंबर है, फाइनल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पार्ट 2 फिनिश हो गया, बायोमोलिक्यूल्स आपका फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय।